अजीत सिंह एक 55 साल के ठहरे हुए, अपने आप में खमे हुए व्यक्ति थे। उनकी दुनिया उनके 3 बेटों यश, रोहन, विवेक और उनकी छोटी सी दौलत उनकी बेटी प्रिया के इर्द गिर्द घूमती थी। उनकी पत्नी सुधा की मौत को 7 साल हो चुके थे, लेकिन उनका घर आज भी उसकी महक से भरा रहता था। अजीत का छोटा सा बिजनेस था, लेकिन उनकी मेहनत ने उन्हें एक आरामदायक जिंदगी दे रखी थी। वे एक सुंदर कोठी जैसे घर में रहते थे, जिसे उन्होंने अपनी बीवी के सपनों को साकार करते हुए बनवाया था। एक तूफान की रात, जब बारिश झमाझम हो रही थी और बिजली चमक रही थी, अजीत ने अपने चारों बच्चों को ड्राइंग रूम में बुलाया। उनका चेहरा घावों से लथपथ था, आंखें दर्द से भरी हुईं। कोई बात उन्हें अंदर से खा रही थी। बेटा, उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, मेरे पास तुम सबके लिए एक अहम बात कहने को है। मैं बहुत बीमार हूं। डॉक्टर के मुताबिक मेरे पास बस कुछ महीने ही बचे हैं। हवा में एक सख्त सांसें छलक उठीं। प्रिया का गला भर आया। यश, जो सबसे बड़ा था, ने अपने आप को संभाला। रोहन, जो बीच का था, ने आंखें फेर लीं। विवेक, सबसे छोटा और इमोशनल, ने मुंह छिपा लिया। पिताजी, ऐसा मत कहिए, यश ने कहा। हम आपको दुनिया के बेहतरीन डॉक्टरों के पास ले जाएंगे। अजीत ने हाथ हिलाकर उसे रोक दिया। नहीं बेटा, ये फैसला हो चुका है, लेकिन इससे पहले कि मैं जाऊं, मैं तुम सबके बीच अपनी सारी जायदाद बराबर बांटना चाहता हूं। ये सुनकर सबकी आंखें चमक उठीं, लेकिन वह चमक पल भर ही थी। अजीत ने अपनी वॉलेट से एक पुरानी, गीली हुई चाबी निकाली और उसे मेज पर रखते हुए कहा, ये चाबी बैंक के लॉकर की है। उस लॉकर में एक बक्सा है। उस बक्से को सिर्फ तुम चारों मिलकर एक साथ ही खोल सकते हो। उस बक्से के अंदर मेरा वसीयतनामा है। उसे खोलना और उस हिसाब से सब कुछ बांट लेना। एक शर्त है, कोई भी एक व्यक्ति अकेला बक्सा नहीं खोल सकता। तुम्हें सबको एक साथ होना होगा। यश ने चाबी उठा ली। वह सबसे बड़ा था, बिजनेस माइंडेड, थोड़ा सख्त। उसने कहा, ठीक है पिताजी, हम कल सुबह ही बैंक चले जाएंगे। उसी रात अजीत सिंह ने आराम की नींद सो ली। वह कभी नहीं उठा। 3 हफ्ते बीत गए। लोग अपने गम को संभाल रहे थे। आखिरकार वह दिन आ गया जब चारों भाई बहन बैंक पहुंचे। उन्होंने मैनेजर को चाबी दिखाई और लॉकर रूम में ले जाया गया। लॉकर खोलते ही उन्हें अंदर एक लोहे का पुराना बक्सा दिखाई दिया। बक्से पर एक ताला था। यश ने चाबी ताले में लगाई, और जब वो नहीं खुला तो रोहन ने अपनी चाबी लगाई। ताला नहीं खुला। प्रिया ने अपनी चाबी लगाई, फिर भी ताला नहीं खुला। आखिरकार विवेक ने अपनी चाबी ताले में डाली। तब जाकर एक खटखटाहट के साथ ताला खुल गया। अंदर एक मोटा कागज का पोटला था। यश ने उसे बाहर निकाला। पोटला खोला तो अंदर से एक पुरानी डायरी और एक चिट्ठी निकली। चिट्ठी पर लिखा था, मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब तुमने मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर ली है। ये डायरी तुम्हारी माँ की है। इसे पढ़ो। इसमें तुम्हें वो सच्चाई मिलेगी जो मैं जुबान नहीं कह पाया। तुम्हारा पिताजी। प्रिया ने डायरी को हाथ में लिया। वह उनकी माँ की यादों से भरी हुई थी। वे घर लौट आए और बिना वक्त बर्बाद किए प्रिया ने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। डायरी की पहली एंट्री थी 30 साल पहले की। आज यश पैदा हुआ। वह कितना प्यारा है। अजीत को इतनी खुशी हुई है। मैं दुआ करती हूँ कि मेरी तरह उसका बचपन भी खुशियों से भरा हो। प्रिया ने आगे पढ़ना जारी रखा। कुछ एंट्री ऐसी थी जिनमें सुधा ने अपनी खुशियों, आंसुओं, सपनों को उतारा था। फिर एक एंट्री आई जो 25 साल पहले लिखी गई थी, जब रोहन 5 साल का था। आज क्या हुआ वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं और अजीत बहुत ज्यादा झगड़ गए। वह बहुत नाराज था। मैं घर से भाग गई। अंधेरे में सड़क पर एक ट्रक ने मुझे टक्कर मार दी।
मैं बेहोश हो गई। मुझे होश तब आया जब मैं एक हॉस्पिटल के बेड पर थी। डॉक्टर ने कहा कि मैं जिंदा तो बच गई हूँ, लेकिन अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मैं टूट गई। अजीत ने मुझे माफ कर दिया, लेकिन मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही। मैं अपने बच्चों को उसका भाई देवी का एहसास नहीं दे पाऊंगी। प्रिया ने रुककर आंसू पोंछे, फिर आगे बढ़ा। अजीत ने कहा, कोई बात नहीं सुधा, हमारे पास यश है। लेकिन मैं जानती थी कि वह एक माँ की कमी महसूस करेंगे। एक दिन अजीत ऑफिस से एक बच्चे के साथ आए। वो बहुत छोटा था, सिर्फ कुछ महीने का। अजीत ने कहा, ये विवेक है। इसकी माँ की डिलीवरी के दौरान ही मौत हो गई। इसके पापा मेरे दोस्त थे, वो भी एक एक्सीडेंट में चले गए। हमें ही इसकी परवरिश करनी होगी। मैं समझ गई, ये अजीत की दया थी। लेकिन क्या कोई अपने पति पर इतना भरोसा कर सकता है? मैं विवेक को अपना मानकर उसे प्यार देने लगी, लेकिन आज भी अजीत का उस दिन का बर्ताव याद आता है तो दिल दुखता है। ये पढ़ते ही सबकी सांसें थम सी गई। विवेक का चेहरा फीका पड़ गया। मतलब, मैं आपका सच्चा बेटा नहीं हूँ, उसने हकलाते हुए कहा। यश ने उसे सहारा दिया। छोड़ो विवेक, तुम हमेशा से हमारे भाई हो। लेकिन डायरी का राज अभी खत्म नहीं हुआ था। आखिरी एंट्री, जो केवल 6 महीने पहले लिखी गई थी, ने सब कुछ उलट कर रख दिया। आज मैंने वो दवाइयों की बोतल देख ली। वो दवाइयाँ जो अजीत को नहीं, बल्कि मेरे लिए थी। मैं जानती हूँ कि मैं मर रही हूँ। डॉक्टर ने कहा था कि अगर मैं कीमोथेरेपी करवाऊं तो कुछ साल और जी सकती हूँ। लेकिन अजीत ने मना कर दिया। उसने कहा कि वह मुझे ऐसे दर्द से गुजरते नहीं देख सकता। वह कहता है कि दवाइयों से काम चलेगा। लेकिन मैं जानती हूँ कि वो दवाइयाँ नहीं, जहर है। अजीत मुझे मार रहा है। क्यों? क्या वह अब मुझे जहरीला समझता है? क्या वह विवेक की असली माँ से प्यार करता था? मैं डरती हूँ, मेरे प्यारे बच्चों। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं अजीत से प्यार करती हूँ, लेकिन आज मैं उससे डरती हूँ। मैं ये डायरी छुपाकर रख रही हूँ। क्या कभी कोई इसे पढ़ेगा? डायरी खत्म होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। सबको अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ये क्या पढ़ लिया मैंने? प्रिया ने रोते हुए कहा। मतलब? पिताजी ने माँ को। रोहन के हाथ कांपने लगे। यश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। पिताजी ऐसे नहीं थे। माँ को कैंसर था, शायद वो कंफ्यूज थी। लेकिन यश भैया, विवेक ने कहा। उसकी आवाज भारी थी। क्या तुम्हें याद है, माँ की मौत से कुछ हफ्ते पहले उनकी तबीयत कैसी थी? वह कमजोर थीं, लेकिन इतनी भी नहीं। अचानक से एक हफ्ते में ही उनकी हालत इतनी खराब कैसे हो गई? सबको वो आखिरी हफ्ते की याद ताज़ा हो गई। सुधा बिल्कुल सुस्त हो गई थी, हमेशा नींद में रहती थी। अजीत हमेशा उनके पास रहते थे, उन्हें दवाइयाँ देते थे। एक भयानक सच उनके सामने आने लगा। क्या अजीत सिंह, जिसे वह इतना प्यार करते थे, एक हत्यारा था? यश ने कहा, नहीं, मैं मानता नहीं हूँ। पिताजी ने हमेशा माँ से प्यार किया। वो ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन शक के बीज बो दिए गए थे। वे अपने ही बाप के खिलाफ एक घातक आरोप लगा रहे थे। घर की हवा में प्यार की जगह शक, गुस्सा और डर ने ले ली। कुछ दिन तक घर में कोई किसी से बात नहीं करता था। हर कोई अपने आप में गुम था। आखिरकार प्रिया ने फैसला किया। वह सुधा की एक पुरानी सहेली विमला आंटी के पास गई, जो उस वक्त हॉस्पिटल में नर्स थी। प्रिया ने उसे डायरी दिखाई और पूछा, क्या आपको कुछ याद है, विमला आंटी? क्या पिताजी ने ऐसा कुछ किया था? विमला आंटी ने डायरी पढ़ी। उसका चेहरा रंग बदल गया। प्रिया बेटा, उसने कहा, आवाज में दर्द के साथ, तुम्हारी माँ ने कभी किसी से ये बात नहीं कही, लेकिन एक बार मैंने खुद देखा था। मैं नाइट ड्यूटी पर थी, जब मैंने अजीत जी को सुधा की 4 लाइन
में कुछ डालते हुए देखा। मैंने सोचा कि वह दवा दे रहे हैं, लेकिन जब मैं अंदर गई तो वह चौंक गए। उन्होंने कहा कि सुधा को दर्द हो रहा था, तो उन्होंने पेन किलर दिया। मैं सोचती रह गई, क्योंकि डॉक्टर ने कोई नई दवा प्रिस्क्राइब नहीं की थी। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। आज तक मुझे अफसोस है। ये सुनकर प्रिया की आंखें भर आईं। अब उसे विश्वास हो गया, उसके पिताजी ही उसकी माँ की मौत का कारण थे। वो घर लौटकर आई और सबको सच बता दिया। विवेक चीख उठा, मैं उसे माफ नहीं कर सकता। उसने माँ को मारा। वह मॉन्स्टर है। घर 2 अलग खेमों में बंट गया। यश जो अब भी अपने बाप के पक्ष में था, और बाकी 3 जो उसे गुनहगार मानने लगे थे। 1 हफ्ते बाद, जब वे सब अजीत के कमरे की चीजें साफ कर रहे थे, विवेक ने अलमारी के पीछे एक छुपा हुआ मोबाइल फोन देखा। वह अजीत का पुराना फोन था। विवेक ने उसे चार्ज किया और ऑन किया। फोन में कुछ कॉन्टैक्ट्स थे, कुछ फोटोज थे। उसने गैलरी खोली। वहां सुधा की आखिरी दिनों की कई फोटोज थी। एक वीडियो भी था, जिसका टाइटल था मेरी प्रिया सुधा। हाथ कांपते हुए विवेक ने वीडियो प्ले कर दिया। वीडियो में अजीत थे, उनकी आंखें लाल थी, चेहरा उदास। वह कैमरा के सामने बैठे थे। मेरी प्यारी सुधा, उन्होंने आवाज दबाकर कहा, अगर तुम ये देख रही हो, तो इसका मतलब मैं तुम्हें मना नहीं पाया। तुम कीमोथेरेपी करवाना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम दर्द और तकलीफ से गुजरो। मैंने सुना था कि कीमोथेरेपी कितनी दर्दनाक होती है। मैं तुम्हें वो आखिरी दर्द नहीं देख सकता था। मैंने सोचा, अगर मैं तुम्हें ज्यादा दवा देकर नींद में रखूं, तो तुम आराम से, बिना किसी दर्द के, चली जाओगी। मैं जानता हूं ये गुनाह है। मैं एक पति होने का अपना फर्ज निभा रहा हूं, तुम्हें तकलीफ से बचाना। मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं, सुधा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे साथ ही आने वाला हूं। माफ करना मुझे, मेरी जान। मैंने तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखना है। वह तुम्हारी और मेरी आखिरी निशानी है। मैं तुमसे मिलने आता हूं। वीडियो यही खत्म हो गया। विवेक ने फोन छोड़ दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। वह समझ गया, उनके पिताजी ने जो किया वह गलत था, लेकिन उसकी वजह प्यार थी, नफरत नहीं। वह सुधा को दर्द से बचाना चाहते थे, चाहे उसके लिए उन्हें अपने हाथों से उसका आखिरी सफर तय करना ही क्यों न पड़ता। विवेक ने सबको वीडियो दिखाया। सबकी आंखें नम हो गई। गुस्सा, शक, नफरत, सब धुआं होकर हवा में मिल गए। उन्हें अपने माँ बाप के प्यार का एहसास हुआ, जो इतना गहरा था कि वो हद से भी पार हो गया था। यश ने कहा, पिताजी ने गलत किया, लेकिन वह कमीने नहीं थे। वह एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने प्यार में अंधे होकर एक भयानक गलती कर दी। रोहन ने कहा, हाँ, अब हमें माफ कर देना चाहिए, दोनों को ही। प्रिया ने विवेक को गले लगाया। तुम हमारे भाई हो, विवेक। कभी कोई फर्क नहीं आएगा। अजीत सिंह की आखिरी इच्छा ने उनके बच्चों को एक ऐसा राज दे दिया था जिसने उन्हें तोड़ना था, लेकिन आखिरकार उसी राज ने उन्हें एक दूसरे से ज्यादा मजबूत जोड़ दिया। वो समझ गए कि प्यार कभी कभी अंधा भी हो सकता है, लेकिन वही प्यार जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत भी है। उन्होंने फैसला किया कि वह अपनी माँ की यादों को अपने दिल में बसाकर रखेंगे और अपने पिताजी को उनकी गलती के साथ माफ कर देंगे, क्योंकि परिवार ही वह बंधन है जो जिंदगी की सबसे कठिन रातों में भी हमें एक दूसरे से बांधे रखता है। और इसी के साथ वह एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ गए। एक ऐसी जिंदगी जिसमें वफा, माफी और अनकही कहानियों का बोझ नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए गहरी समझ थी।